हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साउंड यानी ध्वनि, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर देखने मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखते हैं साउंड क्या होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होता है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती हैं। तो दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को भी हम दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसका उदाहरण, जब हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ताली बजाने में पेशी ऊर्जा के रूप को रूपांतरित किया जाता है, अर्थात पेशी ऊर्जा से हमें ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं कि ध्वनि की कुछ कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो दूसरा इसका है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। देखिए दोस्तों, गैस और प्लाज्मा में जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। गैस और प्लाज्मा में अनुदैर्ध्य और ठोसों में यह अनुप्रस्थ रूप में संचरण करती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सामान्य ताप व दाब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस डेटा को भी आप नोट डाउन कर लें कि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो बहुत से वायुयान जो होते हैं इससे भी तेज गति से 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से भी तेज चलते हैं, और ऐसे वायुयानों को हम सुपरसोनिक विमान कहते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए, या फिर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकते हैं। तो ये हमारी विशेषता थी ध्वनि की कुछ। आगे देखते हैं, आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार है। ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है आवृत्ति के अनुसार। पहला है हमारा अपश्रव, या फिर जिसे कहते हैं हम इंफ्रासोनिक रेज। तो जो भी तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती हैं और मानव को सुनाई नहीं देती हैं, ऐसी तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम होती है जिनकी आवृत्ति, और ये हमें मानव आदि को सुनाई नहीं देती हैं, इन्हें हम अपश्रव तरंगे या फिर इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। दूसरा हमारा श्रव्य या सोनिक तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है, और यही ध्वनि जो होती है मानव को सुनाई देती है। और हमारा सी है पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक रेज। तो ये है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 16 गीगा हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की होती हैं। तो दोस्तों, ये इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक रेज। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ अतिध्वनिक या फिर हाइपरसोनिक रेज, जो कि 1 गीगा हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, और ये माध्यम ध्वनि एक गीगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से ही संचरित हो पाती हैं। यहाँ देखते हैं हम विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग क्या होता है अलग अलग। किसी माध्यम जैसे कि हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे ही हम माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, वेग इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। चलिए, यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई दोस्तों, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। तो एग्जाम में ये कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए से हमने यहाँ पे मेंशन किया है आपके लिए। तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लें कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ये जो भी डेटा है दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है। चलिए देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन की होती है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 260, और भाप जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उसमें ध्वनि की चाल होती है 405 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार अल्कोहल में होती है 1213 मीटर प्रति सेकेंड। जल में होती है 1483। समुद्री जल में होती है 1533 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल। पारे में होती है 1450, और कांच में होती है 5640। इस तरह एल्यूमिनियम में 6420 और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पूरा डेटा दोस्तों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण के बारे में। देखते हैं ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण में सबसे पहला पॉइंट है हमारा तरंग दैर्ध्य, अर्थात वेवलेंथ। देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन या 2 क्रमागत शिखर के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ या तरंग कहते हैं। तरंग जो होती है उसे ग्रीक के अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है, और तरंग का जो एसआई यूनिट है दोस्तों, ये होता है यूनिट जो है मीटर होती है। तरंग की एसआई यूनिट मीटर होती है।
इसी प्रकार चलिए देखते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है ध्वनि की। एकांक समय में होने वाली घटना की संख्या उस घटना की आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक समय में, एकांक समय में वो घटना कितनी बार दोहराई जा रही है। इसी प्रकार आवृत्ति को हम ग्रीक के अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं और ध्वनि का जो एसआई मात्रक है, सॉरी ध्वनि नहीं, यहाँ पे आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज कहलाता है और हर्ट्ज को हम HZ से निरूपित करते हैं। सी है हमारा आवर्तकाल। माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और आवर्तकाल का जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड। तो देखिए आवर्ती और आवर्तकाल दोनों में संबंध होता है। तो आवृत्ति इज इक्वल टू होता है 1 में आवर्तकाल, दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। डी हमारा है एम्पलीट्यूड या फिर आयाम जिसे कहते हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ या डिस्टर्बेंस को हम तरंग का आयाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है वेवलेंथ को और इस प्रकार से आयाम होता है। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुलता, ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुलता ध्वनि तरंगों के आयाम से निर्धारित होती है। अर्थात यदि हम किसी ध्वनि की ये जानना चाहें कि प्रबल है या मृदुल है तो उसके लिए हम ध्वनि के आयाम का निर्धारण करते हैं। तो जो आयाम है वह ध्वनि तरंग की ऊर्जा होती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस ऊर्जा पर निर्भर करती है जिससे कोई वस्तु को कंपायमान किया जाता है। अर्थात अगर हम देखें यदि अधिक आयाम वाली ध्वनि अधिक प्रबल होती है अर्थात तेज, तथा कम आयाम वाली ध्वनि मृदुल अर्थात धीमी सुनाई देती है। तो अधिक आयाम वाली ध्वनि प्रबल होगी और कम आयाम वाली ध्वनि मृदुल होगी या धीमी सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें तारत्व या पिच किसे कहते हैं, इससे भी एग्जाम में दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। तारत्व ध्वनि का वह विशेष अभिलक्षण है इसके कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनि में विभेद किया जाता है। जैसे कि एक बांसुरी तथा एक वायलिन से आ रही आवाज़ को उसके तारत्व के कारण ही आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी पिच के कारण एक बच्चे तथा किसी बड़े व्यक्ति की आवाज़ में आसानी से विभेद किया जा सकता है। दोस्तों तारत्व या पिच जो होता है उसके कारण ही आवाज़ पतली या मोटी समझ में आती है। तो ये आवृत्ति के कारण होता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है तथा कम आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व कम होता है। तो देखिए दोस्तों जो तारत्व है वो सीधे सीधे आवृत्ति से रिलेटेड है, उसी तरह जैसे कि आयाम जो होता है प्रबलता और दुर्बलता से रिलेटेड होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा ध्वनि की गुणता या टिम्बर लय किसे कहते हैं। ध्वनि का एक अभिलक्षण जो समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है ध्वनि की गुणता या टिम्बर या लय कहलाता है। ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय होती है अर्थात सुनने में सुखद होती है को अच्छी ध्वनि या अच्छी गुणता वाली ध्वनि कहा जाता है। देखिए दोस्तों एक आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है और जबकि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर या नोट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता जानते हैं क्या होता है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत बार गुजर जाने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका जो मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता का वो माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है और प्रायोगिक मात्रक इसे हम बेल कहते हैं। तो दोस्तों जो बेल का 10वां भाग होता है उसे ही हम डेसिबल कहते हैं। जो डेसिबल हमारी ध्वनि की तीव्रता को नापने की इकाई है उसे ही हम बेल के 10वें भाग को हम डेसिबल कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक टेबल दी गई, ध्वनि का स्रोत दिया गया है और उसकी डेसिबल उसकी तीव्रता कितनी है वो बताया गया है। तो जो भी हम साधारण बातचीत करते हैं उसकी जो तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल की होती है। ज़ोर से बातचीत करने पर 50 से 60 डेसिबल हो जाती है। ट्रक, ट्रैक्टर आदि जो तेज वाहन हैं उनकी तीव्रता 90 से 100 डेसिबल के मध्य होती है। ऑर्केस्ट्रा की 100 डेसिबल के लगभग, विद्युत मोटर, मोटरसाइकिल आदि की 110, वहीं पर जेट विमान आदि की 140 से 150 डेसिबल तक होती है जिसे हम सुन तो सकते हैं लेकिन सहन नहीं कर पाते अधिक देर तक। मशीन गन की 170 और मिसाइल की 180 डेसिबल होती है। आगे चलते हैं। ध्वनि के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। किसी भी माध्यम में तापक्रम में वृद्धि होने पर ध्वनि का जो वेग या चाल होता है वो भी बढ़ जाता है तथा ताप में कमी होने पर ध्वनि की चाल में भी कमी आ जाती है। अर्थात कहने का है मतलब है ध्वनि की चाल में ताप का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि ध्वनि माध्यम का ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि जब हम गर्मी के दिनों में जाड़े की अपेक्षा अधिक साफ सुन पाते हैं।
एक और प्रॉपर्टी दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? ध्वनि का किसी ठोस या तरल से टकरा कर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की तरह ही ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से परावर्तित होती है। प्रतिध्वनि क्या होती है? मूल ध्वनि सुनाई देने के कुछ ही समय पश्चात किसी परावर्तित सतह से टकरा कर लौटने के कारण उसी ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि या इको कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि प्रतिध्वनि या इको किसे कहते हैं? तो किसी ध्वनि का पुनः सुनाई देना किसी ठोस से टकरा कर, तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि किसी बड़ी और ऊंची इमारत या किसी पहाड़ आदि या किसी बड़े हॉल में ताली बजाई जाती है या कुछ जोर से बुलाया जाए तो वही ध्वनि हमें कुछ समय पश्चात फिर से सुनाई देती है। यही फिर से सुनाई देने वाली ध्वनि को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। कई बार या बारंबार परावर्तन जो होता है, तो वो क्या होता है? किसी मूल ध्वनि का बार बार परावर्तन होने के कारण सुनाई देना ध्वनि का बारंबार परावर्तन कहलाता है। जैसे कि बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई बार परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप हमें सुनाई देती है। अब प्रतिध्वनि की जो शर्त हैं दोस्तों, वो देख लीजिए। किसी ध्वनि की संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ध्वनि की जो संवेदना है वो हमारे मस्तिष्क पर कब तक बनी रहती है। तो ये 0.1 सेकेंड तक बनी रहती हैं या फिर 1/10 सेकेंड तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। अतः प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब जब प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की दूरी कम से कम 17.2 मीटर या इससे अधिक की होनी चाहिए, अन्यथा प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आप हमें कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी समय मोटिवेशन मिलता है। तब तक के मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।